कई सारे कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि उनकी बीजेपी और आरएसएस की पृष्ठभूमि है, क्योंकि जगदीप धनखड़ का जो कड़वा अनुभव बीजेपी का रहा उसके बाद यही तय किया गया था। पहली बात तो ये कि जो भी उम्मीदवार होगा वो बीजेपी का ही होगा, और दूसरी बात ये कि जो भी उम्मीदवार होगा उसका बीजेपी और आरएसएस में स्ट्रांग आइडियोलॉजिकल रूट्स होनी चाहिए। सीपी राधाकृष्णन जो है वो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही जमीनी कार्यकर्ता हैं। उनका जो अपना राजनीतिक करियर है वो आरएसएस के साथ ही शुरू हुआ था। आरएसएस बीजेपी में उनका लंबा अनुभव रहा है और इसीलिए उनका चयन इस पद के लिए किया गया है। तमिलनाडु बीजेपी के वो अध्यक्ष रहे, उनको झारखंड का भी राज्यपाल बनाया गया था और आपको बता दूं कि 2 बार तमिलनाडु से वो सांसद भी रहे हैं। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि बीजेपी तमिलनाडु में अपना विस्तार करना चाहती है। एआईएडीएमके के साथ उनका गठबंधन हो चुका है और तमिलनाडु की जनता को एक बड़ा संदेश भी देना था। दूसरी बात ये भी थी कि साउथ इंडिया का प्रतिनिधित्व भी बीजेपी देना चाहती थी, क्योंकि अभी जो राष्ट्रपति हैं वो पूर्व से हैं। अगर आप प्रधानमंत्री को देखें तो वो पश्चिम और उत्तर को नुमाइंदगी करते हैं और दक्षिण से कोई नुमाइंदगी नहीं थी। इसीलिए ये तय किया गया था कि दक्षिण से भी किसी चेहरे को दिया जाए। हालांकि कई सारे राज्यपालों उपराज्यपालों के नाम चल रहे थे, लेकिन सीपी राधाकृष्णन को इसके लिए चुना गया है। और ये इसके लिए चयन का ये भी एक बड़ा कारण ये है कि झारखंड में रहते हुए उन्होंने काफ़ी सक्रिय भूमिका बतौर राज्यपाल निभाई थी। उन्होंने वहाँ पर व्यापक जनसंपर्क भी किया था, कई गाँव का उन्होंने दौरा भी किया था, जिसका जिक्र बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अब से कुछ देर पहले किया। और महाराष्ट्र में भी राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिससे जनता से वो सीधे जुड़ाव का संदेश उन्होंने दिया था। तो ये कई सारे कारण जिसके चलते फैसला किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों से इस पर सलाह मशविरा कर लिया गया। एनडीए के सभी सहयोगी दल इस नाम पर सहमत हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जो करीब 2 घंटे तक चली है उसमें इस नाम पर मुहर लगाई गई है और 21 तारीख को उनका नामांकन होगा दिल्ली में, जिसमें कि एनडीए के सारे जो बड़े नेता हैं, जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी के नेता वो रहेंगे। क्या है और ये तमिलनाडु साउथ का जो कनेक्शन है ये बहुत साफ निकल करके आता है। शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। अगले दूसरा सवाल ये कि एनडीए के जो बीजेपी के जो बाकी सहयोगी दल हैं एनडीए, वो उनको मनाने में कैसे बीजेपी कामयाब रही इनके नाम पर? देखिए, उसमें कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 तारीख को संसद भवन में जो एनडीए के सारे फ्लोर लीडर्स थे उनकी बैठक हुई थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। वहीं पर सारे एनडीए के फ्लोर लीडर्स ने सर्वसम्मति से फैसला किया था कि नए उपराष्ट्रपति के नाम के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत कर दिया गया था। इसके साथ ही आज जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई तो उससे पहले भी बीजेपी नेताओं ने अपना होमवर्क कर लिया था। सभी एनडीए के बड़े जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, सबको फोन पर संपर्क साधा गया और सबको बता दिया गया कि बीजेपी ने ये नाम तय किया है और उसके पीछे जो कारण है वो कारण भी स्पष्ट कर दिए गए कि दक्षिण भारत को नुमाइंदगी देनी है, आरएसएस और बीजेपी के स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल रूट का नेता होना चाहिए और यही कारण है कि इस नाम पर एनडीए के भी सभी सहयोगी दलों ने सहमति दे दी। 21 तारीख को नामांकन होना है, जिसमें कि सारे एनडीए के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। उससे पहले 20 तारीख को एनडीए की एक बैठक भी होने जा रही है और 19 तारीख को एनडीए के सारे सांसद भी संसद भवन में मिलेंगे। वहां पर भी हो सकता है कि वो सीपी राधाकृष्णन से उनकी तारीफ करवाई जाए, परिचय करवाया जाए, क्योंकि जितने भी सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के वही इस चुनाव में मतदाता हैं। और आपको ये बता दूं कि 6, 7 और 8 सितंबर को एनडीए ने अपनी ओर से एक वर्कशॉप का भी आयोजन किया, जिसमें कि ट्रेनिंग दी जाएगी सांसदों को ताकि कोई भी वोट निरस्त ना हो। कोशिश ये है कि अधिकतम वोटों से विजय हो, क्योंकि जगदीप धनखड़ का बड़ा रिकॉर्ड था जीत का, तो बीजेपी चाहेगी उस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए। जैसा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अब से कुछ देर पहले कहा कि विपक्ष के नेताओं से भी संपर्क साधा गया था। अब नाम जब तय हो गया तो नाम लेकर के भी एक बार फिर से बातचीत की जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि वो भी इस नाम का समर्थन करें। अब अखिलेश, मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि अगर जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि विपक्ष से भी बातचीत की जाएगी, आपका अनुभव क्या कहता है? जो वोटों का गणित है उसके हिसाब से क्या विपक्ष मान जाएगा या वो अपना उम्मीदवार जरूर खड़ा करेगा? देखिए, कुछ राजनीतिक दलों के लिए परेशानी जरूर हो सकती है, क्योंकि नाम जिस तरह से आया है, तमिलनाडु के हैं सीपी राधाकृष्णन और डीएमके वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी है, तो क्या डीएमके अपनी ही राज्य से एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनने का जब मौका मिल रहा है तो क्या विरोध करेगी? ये एक बड़ा असमंजस अब डीएमके के सामने होगा। हालांकि डीएमके आइडियोलॉजिकली बीजेपी के खिलाफ है, बहुत मजबूती के साथ वो इंडिया गठबंधन का सक्रिय सदस्य बने हुए हैं, लेकिन इस प्रश्न पर कि क्या उनके राज्य के एक व्यक्ति का विरोध वो करेंगे, अपने ही राज्य के व्यक्ति के खिलाफ वोट डालेंगे, ये दुविधा डीएमके के साथ रहेगी और डीएमके के जो अन्य सहयोगी दल हैं उनके सामने भी ये दुविधा रहेगी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर बीजेपी ने ये दांव चलकर
इंडिया गठबंधन के ही जो घटक दल हैं उनके सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। कुछ दूसरी पार्टियां हैं जो कई मौक़ों पर, पिछले मौक़ों पर समर्थन दे चुकी हैं बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार को, जैसे कि बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस है, बीआरएस है, वो लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से, जब से कि ये 2024 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, जब बीजेपी को अपने बूते बहुमत नहीं मिला और उड़ीसा में बीजेपी ने बीजेडी को हरा दिया, तब से थोड़ी तल्खी बढ़ गई है। लेकिन ये संवैधानिक पद का चुनाव है, तो ऐसे में बीजेपी, बीजेडी, वाईएसआर सीपी, बीआरएस इन पार्टियों से समर्थन मांग सकती है। तो शायद हो सकता है कि इनमें उनको कुछ कामयाबी भी मिले। ये भी हो सकता है कि कई पार्टियां सीधे खिलाफ वोट न डालें और एब्सटेन करने का रास्ता अख्तियार करें, तो ऐसे में भी जो मार्जिन है वो बढ़ सकता है। फिर ये भी देखना होगा कि इंडिया गठबंधन अपने किस उम्मीदवार को खड़ा करता है। अगर वो भी इसी तरह से दक्षिण भारत के किसी व्यक्ति को खड़े करते हैं तो फिर शायद डीएमके के पास ये कहने का रास्ता होगा कि ठीक है, हम इंडिया गठबंधन के व्यक्ति को वोट कर रहे हैं। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि डीएमके के लिए बड़ा मुश्किल होगा अपने राज्य के उम्मीदवार का विरोध करना, वो भी उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के लिए। बिल्कुल, आपने जो सबसे पहले खबर ब्रेक की है एनडीटीवी पर, वो ये आपने ब्रेक किया कि जीतन राम मांझी ने कह दिया कि इनके नाम को तय कर लिया गया है और ये समर्थन हो गया। उसके बाद जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये बात सामने आई। लेकिन अगले आप सही कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा कि विरोधी दलों ने अपने स्टेट के नाम पर समर्थन कर दिया। तो ये क्या कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी कि तमिलनाडु के लोग या साउथ के लोग पता नहीं इस बात से सहमत होंगे कि नहीं होंगे कि उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा किया जाए? बिल्कुल, ये डीएमके के लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम होगा कि वो अपने राज्य के उम्मीदवार का विरोध करें। मैं आपको पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव की याद दिला दूं, जब जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था और तब तृणमूल कांग्रेस, जो कि मजबूती से विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थी, विपक्षी गठबंधन के साथ थी, उन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया था, क्योंकि जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। जबकि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहते हुए जगदीप धनखड़ की लगातार अनबन रही ममता बनर्जी के साथ, इसके बावजूद टीएमसी ने चुनाव में मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। तो ये आप अपने आप में देख सकते हैं, कई बार ऐसे समीकरण बन जाते हैं। आपको याद होगा कि नवीन पटनायक ने भी कई बार एनडीए के उम्मीदवारों का समर्थन किया है। तो ऐसे में क्षेत्रीय दलों के लिए मुश्किल जरूर आती है, क्योंकि उनकी जो पूरी राजनीति है वो उसी राज्य की केंद्रित रहती है। तो ऐसे में डीएमके के लिए निश्चित तौर पर ये मुश्किल होगा। लेकिन इसका एक रास्ता इंडिया गठबंधन ये निकाल सकता है कि वो भी तमिलनाडु से ही डीएमके के या किसी अन्य नेता को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दे। हालांकि ये एक सांकेतिक मुकाबला होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि संख्या जो बल है, गणित है, वो एनडीए के पक्ष में है। तो ऐसे में ये एक रास्ता जरूर हो सकता है, अदरवाइज डीएमके के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। अच्छा, एक चीज और आप अखिलेश समझाइए कि दर्शकों के लिए कि ये कितना बड़ा प्रमोशन है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी और बढ़ने जा रही है सीपी राधाकृष्णन साहब की। नहीं, बहुत बड़ा प्रमोशन है। देखिए, सीपी राधाकृष्णन एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो भी तमिलनाडु जैसे राज्य में, जहां पर कि बीजेपी का अपना कोई राजनीतिक जनाधार उस तरह से नहीं जैसे कि बाकी उत्तर भारत के या पश्चिमी राज्यों में है। तो इस लिहाज से तमिलनाडु के एक ऐसे सामान्य कार्यकर्ता जो कि वर्षों से बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, आरएसएस के साथ काम कर रहे हैं, उनको एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश देता है। ये एक बड़ा मोरल बूस्टर है उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जिन्हें ये लग रहा था कि लेटरल एंट्री के थ्रू कई सारे लोग आ रहे हैं संगठन में, सरकार में, वो काबिज हो रहे हैं, उनको बड़े बड़े पद मिल रहे हैं और जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा हो रही है। तो ऐसे में उन कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला कदम है कि उन्हीं के बीच में से किसी एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनने का अवसर मिल रहा है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। तो ऐसे में ये एक बड़ा राजनीतिक फैसला है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की स्टाइल है कि वो अपने चॉइसेस के जरिए चौंकाते हैं, तो सीपी राधाकृष्णन के नाम पर भी उन्होंने एक सरप्राइज दिया है। ये बात तो सब कह रहे थे कि कोई ना कोई राज्यपाल या उपराज्यपाल ही उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा, लेकिन महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन को बनाया जाएगा, इस बात की चर्चा थोड़ी कम थी। लेकिन यहाँ पर आपको जैसा हमने बताया कि तमिलनाडु के राजनीतिक समीकरण, जहाँ पर कि बीजेपी अपना विस्तार करना चाहती है, जहाँ पर कि एआईडीएमके के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, और जहाँ जिस राज्यों को लेकर के बीजेपी नेता बड़े आश्वस्त हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वो डीएमके को हरा देंगे, तो उसके लिए भी एक बड़ा राजनीतिक कदम ये माना जा रहा है।